हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। तो हाइड्रोसेफेलस क्या है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो न्यूबॉर्न बेबी में पाई जाती है। कंजेनिटल प्रॉब्लम है ये, और इट में बी कंजेनिटल, इट में बी एक्वायर्ड। तो ये प्रॉब्लम जो है न्यूबॉर्न बच्चों की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार बाद में भी इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। और इसकी डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोसेफेलस। इसके नेम को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर ले, हाइड्रो एंड सेफेलस। हाइड्रो मींस फ्लूइड, हाइड्रो मींस फ्लूइड और वी कैन से वाटर। तो यहाँ पे ब्रेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है अकमुलेट हो जाता है। हाइड्रो मींस फ्लूइड एंड सेफेलस मींस इन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी। तो हाइड्रोसेफेलस मतलब कहाँ पे पानी भर गया बच्चे के दिमाग में, बच्चे के ब्रेन में जो है इंट्राक्रेनियल कैविटी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है जमा हो गया। तो पानी तो जमा नहीं होगा खैर, लेकिन जो नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्रेन में वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बेबी का हेड का साइज भी इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस मतलब दिमाग में पानी भर जाना, दिमाग में फ्लूइड भर जाना। और ब्रेन में फ्लूइड होता कौन सा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक नॉर्मल लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर किसी भी वजह करके वो नॉर्मल लिमिट क्रॉस कर जाए और एक्स्ट्रा फ्लूइड बच्चे के ब्रेन में फिल हो जाए, जमा हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या है? देयर इज अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी। यहाँ पे ब्रेन में क्या है? अकमुलेशन हो जाती है सीएसएफ की, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, इंट्राक्रेनियल कैविटीज में। तो हाइड्रोसेफेलस मतलब हेड का साइज इनलार्ज हो जाता है अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, और बच्चे का जो है नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई। तो हाइड्रोसेफेलस यहाँ पे सीएसएफ की अकमुलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीएसएफ के बारे में पता होना चाहिए। तो सीएसएफ क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो नॉर्मली हमारे ब्रेन में एक कलरलेस ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देता है, एक कुशन का काम करता है। अगर हम गिर जाए तो एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। वो जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाया है कि ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट है, और उसका काम क्या है? ब्रेन के सेल टिश्यू को नरिशमेंट भी देना, और अगर हम गिर जाए तो शॉक ऑब्जर्वेंट का काम भी करना, एक कुशन का काम भी करना, और ब्रेन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल टिश्यू में, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्शन होती है उसको भी ड्रेन करना। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है अबाउट द सीएसएफ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या और उसके काम क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, एक तो ये आपको पता लग गया कि भाई सीएसएफ है क्या, और अगर एक्स्ट्रा सीएसएफ ब्रेन में अकमुलेट हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइड्रोसेफेलस। एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्रेन में जमा हो गया किसी भी वजह करके, और वजह कौन कौन सी होंगी वो आगे हम इटियोलॉजी में, आगे हम टाइप्स में वो डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो है सीएसएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सीएसएफ कहाँ पे बनता है, कहाँ कहाँ सर्कुलेट करता है, कहाँ कहाँ घूमता है, और उसके बाद फाइनली कहाँ पे आके ड्रेन हो जाता है, कहाँ पे आके ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो हमने फ्लो चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाई है, और एक डायग्राम भी बनाई है जिसपे आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रेन में कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं, कहाँ पे सीएसएफ बनता है, और कैसे घूम के सीएसएफ जो है हमारी विनस सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में क्या है? लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल्स है। तो यहाँ पे क्या है? हमारे ब्रेन में लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल्स है, और इन वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में, और वहां से सीएसएफ की प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है। एक तरीके का जो फ्लूइड है, जो जिसने ब्रेन को नरिशमेंट देनी है, ब्रेन को जो है अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है ब्लड से अब्सॉर्ब करके, वो फ्लूइड जो है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे शुरू हो जाती है? कोरोइड प्लेक्सिस इन द लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये दोनों क्या है? लेटरल वेंट्रिकल्स है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है, और वहां उनका काम क्या है? सीएसएफ की प्रोडक्शन करना। तो CSF is produced by the choroid plexus in the lateral ventricles of the brain। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि लेटरल वेंट्रिकल्स में
कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है और वहां पे वो उनका काम क्या है, उनका काम है CSF प्रोड्यूस करना। देन नेक्स्ट है आपको समझना है कि लेटरल वेंट्रिकल में प्रोडक्शन हो जाएगी, यहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी CSF की, उसके बाद CSF में सर्कुलेट होकर कहां पे आ जाना है, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आ जाना है और उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाना है और फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सब रेक्नोइड स्पेस में आ जाना है और वहां से हमारे जो है वीनस ड्रेनेज में CSF में ड्रेन हो जाना है, फाइनली अब्सॉर्ब हो जाना है। मतलब कोई ऐसा फ्लूइड है जो कोरोइड जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल में बनता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, घूमता है, सर्कुलेट करता है, फिर फाइनली कहीं एक जगह पे जाके अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है ना। बाकी आपको पता है कि ये हमारी स्कल बोन्स है और स्कल बोन्स के बाद आती है ब्रेन की कवरिंग जिनको हम मेनिंजस बोलते हैं और बीच में हमारा जो है ये ब्रेन के सेल टिश्यू है और ब्रेन के सेल टिश्यू के अराउंड ये जो है CSF जो है सर्कुलेट करता है। ब्रेन के सेल टिश्यू के नजदीक ये सर्कुलेट करता है और नीचे जो आके हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी ये CSF जो है उसके बीच में सर्कुलेट करता है ताकि हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो CSF का काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिश करना, अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिसमें ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो ऐसे ये सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करता करता अच्छी अच्छी चीजें हमारे ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड के सेल टिश्यू को प्रोवाइड करता जाता है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको पिकअप करता जाता है। तो ये तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। फाइनली आपको फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि CSF कहां से प्रोड्यूस होता है, कोरोइड प्लेक्सस इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। देन थ्रू द फोरामेन ऑफ मॉन्ट्रो के जरिए ये कहाँ आता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है। देन थ्रू द एक्वाडक्ट ऑफ सर्विलस के जरिए ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। ये क्या है, जरिया है, एक तरीके की पाइप है, मतलब यहां से इस पाइप के जरिए थर्ड वेंट्रिकल में आ गया और इस पाइप के जरिए फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। देन थ्रू फोरामेन ऑफ लस्का के थ्रू ये सब रेक्नोइड स्पेस में आ गया। सब रेक्नोइड स्पेस के बाद ये अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारी वीनस सर्कुलेशन में। फाइनली ये अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारी वीनस सर्कुलेशन में बाय अरेक्नोइड विलाई। इसके जरिए ये जो है फाइनली यहाँ पे आके अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारी वीनस सर्कुलेशन में, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ऐड हो जाएगा। ऐसे मतलब ब्रेन में बनी कोई चीज वहां पे सर्कुलेट की और फाइनली हमारे वीनस ब्लड में आके ये ड्रेन हो गई। तो क्लियर अबाउट CSF सर्कुलेशन। तो ये है हमारे CSF की सर्कुलेशन, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस समझने के लिए ब्रेन में कौन सा फ्लूइड है, कहाँ पे बनता है, कैसे सर्कुलेट करता है, वो चीज समझने के लिए, ये बीमारी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि CSF क्या चीज है। CSF क्या चीज है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम है ब्रेन को सारी अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, एक कुशन का काम करना, शॉक अब्सॉर्बेंट का काम करना, वहां पे मेटाबॉलिक वेस्टेज को कलेक्ट करना, नरिशमेंट देना ब्रेन को एंड फाइनली ड्रेन हो जाना वहां से। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल ड्रेनेज। लेकिन जमा कैसे हो गया, अगर रास्ते में कोई ब्लॉकेज आएगी तो जमा होता जाएगा एक जगह, और जब जमा हो गया तो हेड का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोसेफेलस। एक तो ब्लॉकेज कहीं पे भी, ये जो पूरा इसका फ्लो चार्ट है, कहीं पे भी ब्लॉकेज आ गई, वो ब्लॉकेज जो है बाय बर्थ भी हो सकती है, वो ब्लॉकेज जो है किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी ये जो छोटी छोटी पाइप्स हैं जिसकी हेल्प से फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगर इन पाइप की स्टेनोसिस हो, नैरोइंग हो, तो ब्लॉकेज हो सकती है। तो ब्लॉकेज के जो अलग अलग कारण है, जैसे हाइड्रोसेफेलस की जो टाइप्स हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मतलब हाइड्रोसेफेलस क्यों हो जाता है, अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो, कहीं पे इन्फेक्शन हो, और बाय बर्थ जो है जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो और अब्जॉर्प्शन कम हो। अगर कोई चीज बन ज्यादा रही है, अब्जॉर्ब कम हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जमा होती जाएगी, ज्यादा बनेगी तो ज्यादा जमा हो जाएगी, और जिसकी वजह से सिर का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोसेफेलस and normal production and circulation of cerebrospinal fluid. Then next are the causes of hydrocephalus.
कॉजेस क्या है इसके? कॉजेस में बी कंजेंटल और में बी अक्वायर्ड। या तो बाय बर्थ बच्चे को प्रॉब्लम है कंजेंटल प्रॉब्लम, बाय बर्थ बच्चे को कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो गया, और अक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई हेड इंजरी आ गई या कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गई, कोई ब्लीडिंग हो गई ब्रेन में, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज का कारण बन गई। तो ये जो है अक्वायर्ड मतलब बर्थ के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल था बेबी, और अक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ब्रेन में अकमुलेट हो गया। देन नेक्स्ट है, कॉजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे टाइप्स में। टाइप्स कौन कौन सी हैं हाइड्रोसेफेलस की? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। कौन कौन सी हैं वो? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो यहाँ पे देखो आप, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। कम्युनिकेटिंग मतलब इसका सेकंड नाम क्या होगा? देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं है। जो सीएसएफ है हमारा, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहा है। जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसका और नाम क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, है ना। तो यहाँ पे दोनों 2 टाइप्स है इसकी, और दोनों के अलग अलग कॉज हैं, कंजेंटल कॉज भी है एंड अक्वायर्ड कॉज भी है। तो 2 टाइप्स के जो हेडिंग है पहले उनको अंडरस्टैंड करो आप। टाइप्स कौन कौन सी है? कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो नॉर्मल है, रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दूसरी जो टाइप है नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब जो फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। रास्ते में रुकावट है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब है, रास्ते में रुकावट है, और रुकावट की वजह जो है वो कंजेंटल भी हो सकती है और रुकावट की वजह जो है वो अक्वायर्ड भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये देख लो, कम्युनिकेटिंग टाइप जो फर्स्ट है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई नहीं है, तो इसका कारण क्या बनेगा? क्यों फ्लूइड एक जगह अकमुलेट हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है, रुकावट क्यों कोई नहीं है। फ्लूइड तो इसीलिए जमा होता है ना कहीं एक जगह पे, अगर रुकावट हो तो यहाँ पे रुकावट कोई नहीं है, तो फ्लूइड क्यों अकमुलेट हो गया एक जगह पे? इसका एक ही रीजन बन सकता है, ओवर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है और अब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि हमने जो फ्लो चार्ट इससे पहले पढ़ा था कि सीएसएफ एक जगह बनता है, सर्कुलेट करता है उसके बाद, और फिर एक जगह पे कहीं ना कहीं जाके क्या है? अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर बन ज्यादा रहा है, अब्जॉर्ब कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जमा होने लगेगा। अगर जमा होने लगा तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? हाइड्रोसेफेलस, मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ पे? ब्रेन में जमा हो गया। तो इसका इस टाइप का यही रीजन है। जो दूसरी टाइप है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस की, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जो हमने इससे पहले सीएसएफ की सर्कुलेशन डिस्कस की कि एक जगह बनता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फिर सब रेक्नोइड स्पेस में जाकर के सब रेक्नोइड विलय की हेल्प से ये जो फ्लूइड है वो वीनस सर्कुलेशन में जाके अब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब जो इसका फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं क्या है? रुकावट है, और जो रुकावट है वो बाय बर्थ भी हो सकती है और बर्थ के बाद अक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से भी वो रुकावट हो सकती है। तो उसके जो है रुकावट के कौन कौन से कारण हैं? या तो किसी को बर्थ के बाद मेनिंजाइटिस हो गया, मतलब
ब्रेन की जो लेयर है उनकी इन्फ्लामेशन हो गई, जहां किसी को बर्थ के बाद हेमरेज हो गई है ना, हेड इंजरी के बाद ब्लीडिंग हो गई, हेमरेज हो गई, क्लॉट बन गया और इसकी वजह से उसने ब्लॉकेज कर दी और फ्लूइड जो है सर्कुलेट होना कम हो गया, एक जगह जमा होने लगा। तो ये इसका कारण बन सकता है। अक्वायर्ड कॉज है ये तो हो गए अक्वायर्ड कॉज हो गए इसके ऑब्स्ट्रक्शन के। और जो कंजेंटल कॉज है, कंजेंटल कॉज में कहीं पे स्टीनोसिस हो गया, जैसे सर्कुलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर रास्ते में ब्लॉकेज आ गई, स्टीनोसिस मतलब वो जो ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू ये सर्कुलेट करता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी अगर स्टीनोसिस है, वो अगर एक्वाडक्ट जो है वो नैरो है, बाय बर्थ ही नैरो है, तो फ्लूइड एक जगह जमा हो जाएगा। एक है इसका डैंडी वॉकर सिंड्रोम, इसका कारण भी यही है। डैंडी वॉकर सिंड्रोम में क्या है, जो हमारी डक्ट ऑफ लश्का है वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पे ब्लॉकेज की वजह से फ्लूइड जो है एक जगह जमा हो जाएगा। जहां इसका माइलोमेनिंजोसील जो है, माइलोमेनिंजोसील जो है ये भी क्या है, न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है। अगर जो है न्यूरल ट्यूब प्रोट्रूड होके ब्रेन से बाहर आ जाए तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनेगी और सीएसएफ जो है प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और एक जगह उसकी अकोमोडेशन शुरू हो जाएगी। तो ये है इसकी टाइप्स, और टाइप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉज है, क्यों ये प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेटिंग में ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है। मेनिंजाइटिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेमरेज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेड इंजरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये ब्लॉकेज के कारण है। तो ब्लॉकेज के कारण जो है अक्वायर्ड भी हो सकते हैं, कंजेंटल भी हो सकते हैं। तो ये आप डिटेल में इसे जो है कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, डिटेल में आप जो है इसकी स्टडी कर सकते हो अभी। देन नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोसेफेलस का जो बेबी है वो कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है शो करेगा। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, एक तो बच्चे की हेड साइज की जजमेंट से ही हमें पता चल जाएगा। जब हम बच्चे का जो है फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे तो हेड का साइज जो है नॉर्मल से इनलार्ज होगा। बाकी जो डिपेंड करता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एज पर एज ऑफ द बेबी। अगर बच्चा एज का छोटा है, कुछ महीनों का, साल का बच्चा है, 1.5 साल तक का बच्चा है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट होंगे। और अगर बच्चा ओल्ड एज का है, अगर बच्चा थोड़ा ओल्ड है, यंग है, तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर न्यू बॉर्न बच्चे हैं, वहां उसको अगर हाइड्रोसेफेलस का इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, उसका हेड एंड साइज जो है वो इनलार्ज होगा। क्योंकि छोटे बच्चे का हमें पता है कि बोन्स जो है, जो स्यूचर्स है वो फिक्स नहीं होते, जो बोन्स है एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती अभी। तो अगर ब्रेन में पानी भर गया तो वो बोन्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी और हेड का साइज जो है वो इनलार्ज होता जाएगा। और बच्चे के जो फॉन्टेनल्स हैं, जो तालुआ है बच्चे का, वो अंदर अगर प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, सेल टिश्यू पे प्रेशर पड़ रहा है, तो जो तालुआ है, अंटीरियर फॉन्टेनल है एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, वो क्या हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा। तालुआ जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये है ये ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है छोटे बच्चे की और बड़े बच्चे में डिफरेंस क्यों आ जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे की स्कल बोन जो है एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं होती। अगर इनसाइड पानी भर रहा है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी और हेड का साइज जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही फॉन्टेनल में भी अंदर प्रेशर की वजह से फॉन्टेनल क्या है, बल्जिंग हो जाएगा, उभरा हुआ हमें फील होगा। तो देन नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा, मैस्विन साइन। वहां पे क्या है कि हेड को अगर हम परकशन करके देखेंगे तो वहां पे क्रैक पॉट की जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, वैसे साउंड जो है सुनाई देगी। देन नेक्स्ट है सनसेट साइन, मतलब जो नॉर्मल आंखों के बीच आइरिस होती हैं ऐसे, तो नॉर्मली जो है स्क्लीरा जो है अपर पार्ट में विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो है ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये जो स्क्लीरा है वो विजिबल होगा, और इसे बोलते हैं सनसेट साइन। बिकॉज आंखें जो है हमारी ब्रेन, आंखों पे भी प्रेशर पड़ेगा
और आई साइट की प्रॉब्लम भी आ सकती है फर्दर बच्चे को, बाद में जब बड़ा हो जाएगा आई साइट की प्रॉब्लम आ सकती है और मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। मैस्विन साइन हमने डिस्कस कर लिया, मैस्विन साइन मतलब क्रैकपॉट वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। देन सनसेट साइन मतलब आइरिस के ऊपर ये जो ब्लैक पोर्शन होता है हमारी आंखों का, आइरिस के ऊपर जो है स्क्लीरा विजिबल होगा, जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होता, इसे बोलते हैं सनसेट साइन। ये वाला साइन जो है हाइड्रोसेफेलस वाले बच्चे में प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी। तो नए जन्मे बच्चे में ये सिम्टम प्रेजेंट होंगे और वो फीड भी अवॉइड करेगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए वो रोएगा तो बहुत जोर से रोएगा, जिसे बोलते हैं हाई पिच क्राई। और ऐसी जो है वो इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, लस्टलेस होगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम जो है छोटे बच्चों को आएगी। बड़े बच्चों में जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लर्ड विजन, तो ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन नेक्स्ट है हमारे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में जो है स्कल का हम एक्सरे करवा के देखेंगे, स्कल का साइज जो है लार्ज होगा, बल्जिंग फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होंगे और जो है हमारी स्कल बोन्स है दे आर वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चली जाएंगे स्कल बोन्स। देन हम स्कल की सिटी स्कैन एंड एमआरआई करवा के देख सकते हैं और इसमें जो है ब्रेन के टिश्यू का स्टेटस जो है, ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, मेनिंजाइटिस तो नहीं, ब्रेन की जो है कंडीशन, इंटरनल कंडीशन वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सुपरफिशियल क्लियर हो जाएगा। सिटी स्कैन और एमआरआई में डिटेल जो है नर्वस टिश्यू की डिटेल जो है वो क्लियर हो जाएगी, कॉज भी एग्जैक्ट इससे इसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम करवा सकते हैं इसका जो स्पाइनल फ्लूइड है उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो है सैंपल लेकर के हम स्पाइनल फ्लूइड का सीएसएफ स्टडी करवा के देख सकते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बिकॉज हाइड्रोसेफेलस का कॉज एक मेनिंजाइटिस भी है। मेनिंजाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस। तो जो इन्फ्लामेशन है मेनिंजस की वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो सीएसएफ स्टडी के साथ हम इन्फेक्शन पता करवा सकते हैं, बिकॉज इन्फेक्शन भी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह एक जगह अकमुलेट हो गए तो वो भी ब्लॉकेज का कारण बनेंगे और ब्लॉकेज जो है वो हाइड्रोसेफेलस का कारण बन जाएगी। तो यहाँ पे ब्लॉकेज का कारण इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम सीएसएफ स्टडी भी करवा के देख सकते हैं। So this is all about the diagnostic evaluations. The next is management of the hydrocephalus. इस कंडीशन को मैनेज कैसे करना है? तो इस कंडीशन को हम थोड़ा सा मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। देन इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका क्या है? एक्यूरेट ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में तो जस्ट हम क्या है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स में मैनिटोल दे सकते हैं हम, जहां हम जो है बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बाहर निकल जाए उसके लिए हम लूप डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, हम फ्रूसेमाइड्स दे सकते हैं। तो डाययूरेटिक्स यहाँ पे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दे देंगे ताकि फ्लूइड जो है ब्रेन से थोड़ा फ्लूइड जो है उसका प्रेशर कम हो जाए और बच्चे को फर्दर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को जो है बच्चे के जो है ब्रेन के टिश्यू पे जो प्रेशर बढ़ रहा है फ्लूइड अकमुलेशन की वजह से वो प्रॉब्लम ना हो। देन फाइनल जो है इसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? जहां पे फ्लूइड अकमुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल थर्ड वेंट्रिकल में अकमुलेट हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल में फ्लूइड अकमुलेट हो गया, वहां पे हमने क्या करना है? वहां से लेकर के किसी भी ऑर्गन तक एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर देनी है सर्जिकली, ताकि कोई चीज जहां पे जमा हुई है, यहाँ पे सीएसएफ फ्लूइड जो है जमा हुआ है, अकमुलेट हुआ है, वहां से ड्रेन होके हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में वो फाइनली ड्रेन हो जाए और वहां यहाँ पे वो है कम हो जाए और ड्रेन होके हमारे बॉडी ऑर्गन में चला जाए और वहां से जो है
आउटपुट के जरिए CSF एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो सर्जिकली हम क्या करते हैं, एक ऐसी पाइप जो है वो डाल देते हैं सर्जिकली ब्रेन से लेकर के किसी भी ऑर्गन तक, ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बॉडी से ब्रेन से बाहर चला जाए, बॉडी के किसी ऑर्गन में चला जाए और फिर ऑर्गन से हमारी बॉडी के बाहर चला जाए, यूरिन के थ्रू या नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। और ये जो हमने डिस्कस किया कि ट्यूब्स जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, उसी के बेस पे उसे शंट बोलते हैं। तो शंट कहां से कहां तक होती है, यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, मतलब ब्रेन के वेंट्रिकल जो हैं वहां पे जो फ्लूइड जमा है वहां से लेकर के पेरिटोनियल कैविटी तक। अभी पेरिटोनियल कैविटी क्या है, जो हमारे अब्डोमेन के अराउंड कैविटी है ना, जिसमें नॉर्मली फ्लूइड फिल होता है। तो ब्रेन से लेकर के ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे कहां तक, पेरिटोनियल कैविटी तक, ताकि ब्रेन से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है पेरिटोनियल कैविटी में डिस्चार्ज हो जाए, ड्रेन हो जाए और वहां से यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए एक्स्ट्रा। मतलब हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट का एम क्या है, ब्रेन से एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन कर देना किसी भी बॉडी ऑर्गन में। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, एक शंट तो ये डाल सकते हैं हम। देन सेकंड कौन सी, वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट, ब्रेन के वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स के अराउंड जो प्लूरल कैविटी होती है, ब्रेन से लेकर के पाइप एक्स्ट्रा फ्लूइड कहां पे लेके आएगी, प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स में, और वहां से फ्लूइड जो है हमारी अब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और वहां से ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फिल्टर होके किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमने ड्रेन कर दिया फ्लूइड, जहां हम पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन कर दिया, जहां प्लूरल कैविटी में ड्रेन कर दिया। देन वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, मतलब वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम में हमने ऐसी पाइप डाल दी कि वेंट्रिकल से लेकर के फ्लूइड उसने लेफ्ट एट्रियम में जाकर के ड्रेन कर दिया। देन फोर्थ है वेंट्रिकुलो यूरेट्रिक शंट, वेंट्रिकुलो यूरेट्रिक शंट, मतलब वेंट्रिकल से लेकर के हमने यूरेट्रा में जो है एक शंट डाल दी, ताकि सीधा ही फ्लूइड जो है हमारी किडनीज में चला जाए, यूरेटर्स में आ जाए और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये है सर्जिकल ट्रीटमेंट कि कहां से लेकर के, ब्रेन से लेकर के शंट हम कहां कहां डाल सकते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में, प्लूरल में, एट्रियम में या यूरेटर्स में हम शंट डाल करके एक्स्ट्रा फ्लूइड को हम ऐसे हमारी बॉडी में ड्रेन कर देते हैं और फिर हमारी बॉडी से ये फ्लूइड जो है बाहर निकल जाता है। ब्रेन से फ्लूइड बॉडी में आ जाएगा और बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये शंट जो है डालनी, ये जो पाइप डालनी है प्लास्टिक की पाइप तरीके की, प्लास्टिक जैसी पाइप होती है, सर्जिकली हमने ये इंसर्ट करनी है ताकि ब्रेन से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाए। तो यही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। यहाँ पे सर्जरी है, इसलिए नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगी। प्री ऑपरेशन से पहले हमने पेरेंट्स से कंसेंट ले लेना है और जितना टाइम सर्जरी नहीं होती बेबी का हेड एंड साइज जो है वो चेक करते रहना है, वाइटल साइन चेक करते रहना है और बेबी को जब मदर ने फीड देनी है तब उसकी हेल्प करनी है, उसके हेड साइड को सपोर्ट दे के रखनी है। तो ऐसे जनरल पॉइंट जो है वो हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएंगे। प्री ऑपरेटिव में एंड पोस्ट ऑपरेटिव में भी क्या है, हमने प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, बेबी का रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते रहना है और वाइटल साइन चेक करते रहना है, प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है और जो शंट हमने डाली है उसका भी ख्याल रखना है, इन्फेक्शन से बच्चे को बचा के रखना है, विजिटर की जो है कम अलाउ करना है ताकि कम फैमिली मेंबर उसको मिलने आए। तो ऐसे जो है पॉइंट हमने पोस्ट ऑपरेटिव भी ध्यान में रखने हैं। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोसेफेलस।
एंड आई थिंक सो ये टॉपिक जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। एंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, please like my videos and subscribe my channel. Thank you.